हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आप सभी का स्वागत है हमारे 10 मिनट शो में। आज के इस 10 मिनट शो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के टॉप 50 एमसीक्यूज की। ठीक है, अब ये 50 एमसीक्यूज होने कैसे वाले हैं? देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उससे रिलेटेड जो है हम 3-4 क्वेश्चंस इजीली फॉर्म करेंगे। उसके आसपास यानी कि इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सबको भी देखेंगे। तो इस टाइप से हम एक ही क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन निकालने वाले हैं और वो सभी को कवर करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपके यहां से डेफिनेटली मार्क्स बनते हैं, आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेशन को पूरा देखना और अच्छे से अटेंड करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? ठीक है, आपने देखा होगा एक यहां पे एक सिंबल होता है आरबीआई का, तो वहां पे उस सिंबल के अंदर कौन सा एनिमल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज टाइगर। ठीक है, पहले लायन था, फिर उसको बदल के क्या कर दिया गया, टाइगर, और आज की डेट में जो है आपका टाइगर ही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहां पे देखो, थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आरबीआई की क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं, क्योंकि आरबीआई की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आरबीआई की फुल फॉर्म आपको बताइए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड नाउ बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो कहां पर है, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है इनके? तो वो है शक्तिकांत दास। और ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रखना, पूछे जा सकते हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूज में था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट्स बनते हैं इसमें से। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इसके हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, तो इस तरीके के जो फैक्ट्स है ये आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे देखो पूछा जा रहा है कि जो डेयरी है, ठीक है, आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जैसे आपके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, टर्शरी, है ना, इस टाइप से सेकेंडरी। तो कौन से वाले सेक्टर में जो है डेयरी आती है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है एज पर देयर एक्टिविटी। तो यहां पे देखो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है आपकी डेयरी जो है सर्विस। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखो, प्राइमरी सेक्टर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हम इंक्लूड करते हैं एलिड सर्विस सेक्टर, ठीक है, रॉ मटेरियल, और ये जो होता है क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो हम प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। एक बार सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली चीजें आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड, या फिर ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम जब भी बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, या फिर किसी भी ऐसी चीज की जो एक तरीके से गुड है, ठीक है, उसकी, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए? यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बाद, मतलब एक तरीके से रॉ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दूध यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि डेयरी हो गई, ठीक है, डेयरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक तरीके से रॉ मटेरियल की है, एक तरीके से क्या है, यहाँ पे डेयरी है, जहां पे क्या होता है, दूध का यहाँ पे उत्पादन होता है, या फिर इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सबसे प्राइमरी। सेकेंडरी में अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग करके हम कुछ और बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे जो है टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें, लॉजिस्टिक्स जो है आपका टर्शरी सेक्टर में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका टर्शरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी सर्विसेज देखोगे वो सारी की सारी टर्शरी सेक्टर में आएंगी। चलो आगे देखते हैं, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? देखो, आपको पता है कि रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार, कि रेवोल्यूशन कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति किसको बोला जाता है? बेसिकली हॉर्टिकल्चर एंड हनी, जो हनी ये जो होता है, इसके रेवोल्यूशन को बोला जाता है यहाँ पे स्वर्ण क्रांति, या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। अब थोड़े से सारे के सारे हम क्या करते हैं, रेवोल्यूशंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? ब्राउन रेवोल्यूशन बोला जाता है लेदर एंड कोकोआ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करना इजी रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन को। तो ग्रे रेवोल्यूशन जो होता है वो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है, याद रखना, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है ग्रे रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो अनियंस और प्रॉन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अनियंस एंड प्रॉन्स फॉर पिंक रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन में आ जाता है मीट, टोमेटो प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है राउंड रेवोल्यूशन, जहां पे पोटैटो की बात की जाती है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे जाना जाता है? एग प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन, यहां पे आप देखो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना, एक तो होता है सिल्वर फाइबर, ठीक है, रेवोल्यूशन, तो यहां पे बात करी जाएगी कॉटन की।
फाइबर से आप समझ जाना कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, तो इसलिए आप इसको कैसे समझ जाना, अगर फाइबर की बात कर रहे हैं सिल्वर फाइबर की तो फिर कॉटन आएगा, लेकिन अगर सिंपल सा सिल्वर बोल रहा है, ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज याद रखना। नेक्स्ट व्हाइट रेवोल्यूशन जो है हमने देख लिया, दैट इज डेयरी। ठीक है, और उसके बाद येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश प्रोडक्शन से आ जाएगा, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, याद रखना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं आपके, आपने भी कभी ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखो जो आपके 5 ईयर प्लान है ना, उसमें से मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले 3 जो यहाँ पे 5 ईयर प्लान होते हैं उनसे। तो यहाँ पे सेकंड वाले की पूछ रहा है, तो सेकंड वाला जो है आपका स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वाला 1951 से लेकर 1955 तक, और जो सेकंड वाला है वो आपका था 1956 से लेकर 61 तक। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस बारे में था ये सेकंड ईयर रेवोल्यूशन। देखो 1955 से लेकर 61 तक जो था वो ड्यूरेशन थी सेकंड 5 ईयर प्लान की। सो द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महल नोबिस मॉडल। ठीक है, महल नोबिस मॉडल, इसको भी आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, महल कौन से मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद है इट्स मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब ये आया था सेकंड 5 ईयर प्लान, तो उसमें मेन डेवलपमेंट किस पे ध्यान दे रहा था कि इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। पीसी महलनोबिस जो है वो फेमस इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था, और उन्हीं के नाम पे इसको पूरा यहाँ पे बोला जाता है। द प्लान लेग्ड बिहाइंड द टारगेट ग्रोथ ऑफ 4.5%। यहाँ पे जो प्लान था उसने कितनी ग्रोथ जो है अचीव नहीं कर पाया था, दैट इज 4.5 जो परसेंट की ग्रोथ रेट है, उससे वो थोड़ा पीछे था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है, तो ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली आपके लिए लिया है। यहां से आपको मुझे बताना है 5 ईयर प्लान कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में छाप देना इसका, अगर आपको आंसर पता है तो। नहीं पता तो सिंपल एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, गूगल कर लो, कभी दोबारा भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में 5 वर्षीय योजना जो है उसकी अवधारणा कौन सी कंट्री से या फिर कौन से देश से ली गई है। ठीक है, चलो आगे देखें। नए लॉन्च किए गए 500 रुपए की करेंसी का नोट का आकार क्या है, क्या साइज है जो 500 रुपए के नोट की करेंसी है, दैट इज 150 mm टू 66 mm। ठीक है, ये जो नए वाले जो है हमारे 500 रुपए के नोट, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप एक और चीज जो है यहाँ पे याद रखना कि चलो यहाँ पे हमने कोई इसमें देख लेते हैं, हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। इट हैज द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द ऑब्जर्व साइड वेयर इज द मोटिव ऑफ रेड फोर्ट। तो आपको एक चीज क्या याद रखनी है, 500 रुपए के नोट पर कौन सी तस्वीर है, यहाँ पे है रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट जो है 500 रुपए की तस्वीर पे आपको देखने को मिलता है। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट अलॉन्ग विद द लोगो एंड टैगलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और उसको दूसरे साइड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्वच्छ भारत जो है उसका आपको यहाँ पे टैगलाइन मिल जाएगी। ठीक है, टैगलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो होता है ये कैसा होता है, स्टोन ग्रे इन कलर होता है, स्टोन ग्रे इन कलर। ठीक है, इतनी चीजें यहां से याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक तो आपको पता ही है, ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो फिर इसके फैक्ट्स तो जरूर जानेंगे। तो इसका फुल नाम क्या है, मतलब फुल नेम क्या है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मर जो नेम था इसका वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना। कब हुआ था, फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, दिनेश कुमार खरा जो है यहाँ के चेयरमैन है, याद रखना, एसबीआई। नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जिस पर, यानी कि आपको बताने बैंक रेट का मतलब क्या होता है। तो बैंक रेट का मतलब होता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट देता है कमर्शियल बैंक को, तो किस रेट पर देता है, तो वो देता है बैंक रेट पे, उसी को बोला जाता है बैंक रेट। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, क्रेडिट देता है। ठीक है, क्रेडिट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किस पे देता है वो, बैंक रेट पे। याद रह जाएगा। चलो यहाँ पे ये देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां से कार्य करते हैं, यानी कि आपसे एनएससी का जो है हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो यहाँ पे एनएससी का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा।
देखो फुल फॉर्म जो है नेशनल है स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोला जाता है एनएसई को, ठीक है। यहाँ पे देखो फुल फॉर्म जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। लोकेशन यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंड कब किया गया था, दैट इज 1992 के अंदर। चेयरमैन जो है इसके जीसी चतुर्वेदी है। जीसी चतुर्वेदी इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है रेपो रेट क्या है। अब देखो यहाँ पे दूसरी एक रेट पूछी है, अभी हमने बैंक रेट पढ़ ली, अब रेपो रेट है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, तो यहाँ पे रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू बैंक, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, यहाँ पे मनी लैंड करता है, ठीक है, उधार देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मनी लैंड करता है, दैट इज क्या होता है यहाँ पे, रेपो रेट। ओके, अब जब कभी यहाँ पे एक और रेट होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसमें क्या होता है कि जब जो कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो है, अगर जितने भी बैंक्स ले लो आप, वो क्या करें, आरबीआई को पैसा दें, तो वो किस पे देंगे, तो वो देंगे रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। चलो ये चीज याद रह जाएगी। आगे देखो एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बैंक है एक्सिम बैंक, उसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी 1982 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब जो है बात कर लेते हैं इसके थोड़े से फैक्ट्स के बारे में। फुल फॉर्म जो है इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है। देखो एक ये एडजेक्टिव है जिसे कहा, कोई एक फैसिलिटी होती है बैंक की जिसको कहा जाता है बैंकर्स चेक। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, याद रखना। ये होता है आपका डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं बैंकर्स चेक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत सरकार से संबंधित धनराशि कहाँ रखी जाती है। देखो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक अकाउंट यूज करती है, उसमें से क्या करती है, विड्रॉ करती है, ठीक है। तो भारत के सरकार का जो एक खाता है जहां से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो वहीं से होते हैं। तो कौन कौन से वो अकाउंट्स में रखी जाती है, तो देखो आपका करेक्ट आंसर वैसे यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो अकाउंट्स हैं यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये तीनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हैं अकाउंट, जिसमें एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, और एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये तीनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरतों को या एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। G77 शिखर सम्मेलन एक मंच है, किसका है ये मंच, तो ये बेसिकली मंच है यहाँ पे नॉर्थ साउथ जो कोऑपरेशन है, दैट इज उसका ये एक ग्रुप है, सॉरी। तो G77 इज अ ग्रुप ऑफ नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। देखो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपको डेफिनेटली पता होगा, ये मैं कई बार करा चुका हूं, तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैक्ट्स और जान लेते हैं। कहाँ गया, एक मिनट, ओके मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। ओके देखो फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 जनवरी 1955 को। इसमें से देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 164। ये दोनों क्वेश्चन जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओपेक जो है पेट्रोलियम देशों का संगठन जो है उसको कहा जाता है। यहाँ पे जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया और वियना के अंदर है। मतलब ऑस्ट्रिया जो है कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो है वियना, और वियना के अंदर क्या है, ओपेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है आईएमएफ और विश्व बैंक, ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर जाहिर सी बात है इन दोनों को एक साथ पूछा गया तो इनका हेडक्वार्टर भी एक ही जगह होगा, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ वॉशिंगटन डीसी, यानी कि आईएमएफ और आपका जो वर्ल्ड बैंक है इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। चलो आगे देखें, डब्ल्यूटीओ का पहले क्या नाम था। देखो डब्ल्यूटीओ जो है उसका बाद में नाम हुआ है, लेकिन उससे पहले इसको जाना जाता था गैट के नाम से, ठीक है, गैट के नाम से। यहाँ पे नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन के मामले में कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दूध जो उत्पादन होता है वो होता है आपके आपनो राजस्थान से। राजस्थान से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। 2022 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे दालें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बना है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पल्सेस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है।
चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का जो है सदस्य नहीं है। देखो आसियान कंट्रीज जो है, मैंने आपको एक सेशन कराया था जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने क्या बात की है, ट्रिक्स की बात की है, जितनी भी ट्रिक्स हो सकती है जहां से आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन याद करा सकता हूँ, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स है ना जिसको आपको पढ़ के मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब ऑर्गेनाइजेशन के और उनके मेंबर्स याद कर लिए। ठीक है, तो वो जो चैनल पे आपको ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएगी, लास्ट वीडियो शायद उसी में बनाया था हमने, तो एक बार उसको चेक करना। लेकिन यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आसियान का मेंबर नहीं है, और यस इंडिया भी जो है आसियान का मेंबर नहीं है। लेकिन देख लेते हैं फिर कौन कौन इसके मेंबर हैं। तो मैं एक बार जो मैंने लकी टेक की है मैं उसको एक बार क्लीन कर देता हूं, सो दैट आपको क्लीन अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है आपको मैंने बता रखा है 10 मेंबर्स हैं इसके। कौन कौन है, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। चलो, एंड यस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर 10 मिनट शो। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ, करंट अफेयर प्लस स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये ऐप आपकी काम काफी ज्यादा आने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक अनदर अमेजिंग टॉपिक के साथ जो आपकी प्रिपरेशन को फॉर श्योर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा।